हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो इसका जो आधा पार्ट है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए पिछला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा या प्रसिद्ध शासक अशोक थे। वह एक ऐसे पहले शासक थे जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो वो भी काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुए थे, लेकिन उन्होंने जो है वो अभिलेख वगैरह नहीं लिखवाए थे। ठीक है, अशोक जो पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख लिखवाए थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, तो प्राकृत भाषा उस टाइम की आम बोलचाल की भाषा थी जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ जाती थी। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अभी मानचित्र में हम लोगों ने देखा था कि कहाँ कहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो कलिंग युद्ध जो कलिंग है वहाँ पे 2 अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कलिंग जो है उड़ीसा के अंदर है और वहाँ पे जब युद्ध हुआ था। आपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही। देखिए, अशोक ने अपने एक अभिलेख में ये बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। ठीक है, तो राज्याभिषेक के 8 साल बाद में इन्होंने कलिंग पे युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? ठीक है, तो मतलब युद्ध के अंदर देखिए, जब युद्ध हुआ तो 1.5 लाख लोग तो बंदी बना लिए थे, लाखों लोग जो है वो मर गए थे। तो इससे जो अशोक है उसको बहुत दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। देखिए, युद्ध होता है तो काफ़ी नुकसान होता है और अशोक को ये महसूस भी हो गया था। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। युद्ध में यही होता है, एक पक्ष होता है उसकी हार होती है तो एक पक्ष जीता और उसमें कोई किसी के प्रियजन होते हैं, कोई किसके रिश्तेदार होते हैं, है ना। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। यह मैंने धम्म पालन करने तथा दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। युद्ध करने से अच्छा इन्होंने धम्म को बताया। धम्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है, तो अशोक ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया था, इसको लिखवा दिया था और जिसकी वजह से आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको पढ़ के और इसको फॉलो कर सके। ठीक है, इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म, ठीक है, धर्म पे जोर दिया इन्होंने। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, तो ये अभी हमने देखा कि किस तरह से जो अशोक है उसके विचार बदल गए थे। और ऊपर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो पूरा लगभग भारत का है एरिया, पूरा जो क्षेत्र है वो इनके क्षेत्र में आता था, इनके साम्राज्य के अंदर आता। तो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, फिर भी इनके मन में परिवर्तन आ गया। धम्म शब्द जो है वो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, तो ये जो यहाँ अशोक ने धम्म शब्द का यूज़ किया है ये धर्म से रिलेटेड है और अशोक का जो धर्म था वो हमारे जो धर्म जिसको मानते हैं उससे काफ़ी अलग था। ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। मानचित्र 5 में हमने देखा था अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसने युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कारण था। कलिंग युद्ध के अंदर जो काफ़ी नुकसान हुआ था, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ, तो इसके बाद में अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। देखिए, यहाँ पे एक चित्र दे रहे, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की एक मूर्ति है। यह बिहार के रामपुरवा में मिली है। ठीक है, ये एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। स्तंभ वगैरह बनवाते थे अशोक के टाइम में।
अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया और ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ये एक बेल की मूर्ति, ठीक है। देखिए ये एक बेल की मूर्ति है जो मौर्यकालीन है और अभी ये राष्ट्रपति भवन में सजाई गई है। अशोक का धम्म क्या था? देखिए अभी हमने पढ़ा था ऊपर की धम्म पर जोर दिया अशोक ने, तो धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। हम धर्म मानते हैं ना, तो धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अशोक के धम्म के हिसाब से कोई देवता या पूजा पाठ नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। तो मेन काम इनका ये था। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, तो इन्होंने इन समस्याओं को अपने धम्म में शामिल किया कि जो बेसिक समस्याएं होती है ना, मनुष्य से घृणा करता है, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों को दूर करना। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, ठीक है। ये अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए जिनका नाम था धम्म महामात, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। मतलब इनका जो अशोक का जो धम्म था वो नैतिकता से संबंधित था, ठीक है। तो ये अधिकारी जो है वो जगह जगह जाके और अशोक की शिक्षाएं हैं जो है वो देते थे लोगों को। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने अपने दूत कहाँ कहाँ भेजे? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। देखिए मनुष्यों के साथ में जानवरों की भी चिकित्सा की व्यवस्था की। तो ये पूरी तरह से जो नैतिक धर्म है उसका पालन कर रहे थे। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्म कांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होगी। और ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थी? देखिए आज भी जिस तरह से लोग जो है वो दिखावा करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कोई छोटी सी बात होती है तो भी किस तरह से बड़ा फंक्शन करते हैं, तो उस टाइम भी ये सब चीज़ें की जाती थी, ठीक है। तो अशोक जो है वो उनको सही नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि इनकी जगह किसी दूसरी जगह पे ध्यान दिया जाए तो इसके परिणाम है वो अच्छे होते हैं। आज भी जो है लोग फिजूल खर्ची करते हैं, इस तरह पे दिखावा करते हैं, तो इसकी जगह अगर वो कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। इसके बदले जो दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होगा। ये देखिए दूसरी रीतियाँ इनके हिसाब से कहते हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। तो ये आज के हिसाब से भी एकदम सही लागू होती है। लोग जो है वो दिखावा नहीं करके और इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो समाज का अच्छा भला हो सकता है। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना। भाई अपने धर्म को अच्छा माना और दूसरों की निंदा करना गलत बात है। दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कि कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि हमारा जैसे एक धर्म होता है तो वो अच्छा मानते हैं, दूसरे धर्म की बुराई करते हैं ना, तो इसमें फिर वो उनकी शिक्षाएं ही जो होती है उनको ही वो पालन नहीं कर पाते। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। सभी जो धर्म है उनको आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये नेहरू जी का कोटेशन, ठीक है। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को
बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अशोक ने बताई हैं ये प्रासंगिक है आज के हिसाब से। लोगों को है वो इस तरह के दिखावे नहीं करके और जो वास्तविक जन कल्याण की चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे समाज के सभी वर्गों का भला हो सके। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिखा दिखाया गया है। ये देखिए ए, आरंभिक ब्राह्मी में इसको ऐसे लिखते थे। देवनागरी जो अभी हमारे हिंदी में चलती है उसको ऐसे लिखते हैं, बांग्ला, मलयालम, और ये सारा जो ऐसे मिलता हुआ स्ट्रक्चर इनके जैसा है। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है इसको इनका आधार माना गया है। ठीक है, अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 साल पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। देखिए चीन की दीवार जो सबसे लंबी दीवार है, इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जगह जगह पे ये बुर्ज बने हुए हैं और ये सड़क के जैसे ऊपर से सड़क का काम करती है। ये पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न कैसे था। ठीक है, तो ये आपको देखना है इसके अंदर। तो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसमें। मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत है वो 2300 साल पहले। ठीक है, देखिए अभी जो है वो 2020 चल रहा है। ठीक है, तो लगभग 2000 साल ये हो गए और ईसा के बाद के ये 2000 साल है और इससे 300 साल पहले, तो ये हो गए ना 2300 साल। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट से हमारे 2300 साल पहले और ईसा, ठीक है, ईसा से लगभग 300 साल पहले। तो मौर्य जो साम्राज्य वो तक कब था? ईसा से 300 साल पूर्व। ईसा पूर्व बोलते हैं इसको, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए ये मानचित्र और दे रखा है इसके अंदर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। ठीक है, देखिए प्राचीन में जो चीन है उसके साथ में रेशम का व्यापार किया जाता था और पूरी जो दुनिया के विभिन्न जो हिस्से हैं वहाँ पे किस तरह से व्यापार किया जाता था, ये पूरा मैप दे रखा है। देखिए लाल कलर वाला ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। ठीक है, इस रास्ते पे चीनी शासकों का नियंत्रण था। ग्रीन वाले पे ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे, जो अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। और जो रेड वाला है ये ईरान यानी फारस के शासकों के नियंत्रण में। देखिए जो रास्ता जिस के पास से जाता था वहाँ पे उस आसपास के एरिया के जो भी शासक थे उनका नियंत्रण होता था। ठीक है, वो दूसरा इस रास्ते पे आते थे तो वो उसको लूट लेते थे। इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो ये इस तरह से अलग अलग रास्ते बता रखे हैं। ठीक है, ये देखिए अलग अलग रास्ते बता रहे हैं अलग अलग कलर के अंदर। तो जो चीन का जो रेशम था वो कहाँ? देखिए रोमन साम्राज्य यहाँ तक समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होता हुआ जाता था। ठीक है, यहाँ पे मंगोलिया दिखा रखा है। ये जो चीन है यहाँ से ये विभिन्न अलग अलग हिस्सों में होता हुआ जा रहा है। ये गंगा नदी है और ये हमारा जो भारत है यहाँ पे भी इनका अंदर आता है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के आसपास में एक ये रास्ता था और एक ये वाला रास्ता। ये यहाँ आते दक्षिण की तरफ जाता और उसके बाद में समुद्री मार्ग से दूसरे देशों से जुड़ जाता। और यहाँ से जैसे ये समुद्री मार्ग से आके मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश के अंदर आता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ये तमिलनाडु के आसपास होता हुआ दूसरे देशों में चला जाता। तो इस तरह से देखिए व्यापारिक मार्ग दे रखे हैं कि किस तरह से जो व्यापार है
चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। तो ये जो ना चीन से रेशम आता था और ये इन विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता था और यहाँ से जो है वो दूसरी चीज़ें दूसरी जगह ले जा जाती थी। तो इस तरह से इनके बीच में जो है वो व्यापारिक आदान प्रदान होता था। दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। पतंग यानी बंदरगाह, ठीक है। तो जो दक्षिण भारत के अंदर देखिए मसूलीपट्टनम और ये पोडुका, मजीमरम ये दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे क्या काली मिर्च, दक्षिण भारत के अंदर जो है वो मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो काली मिर्च पे इनका फोकस था, ठीक है। अन्य मसालों के निर्यात होता था यहाँ से। मानचित्र में पोडुकू दक्षिण भारत में है, ढूंढना है, और अरिका मेडू का यह रोमन नाम था, ठीक है। पोडुका देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे ये तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसमें आगे और देख रहे हैं आगे की बात, ठीक है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नई राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बाद में नए राजाओं का उदय हुआ। पश्चिम उत्तर वाला मतलब जैसे राजस्थान जो पाकिस्तान हो उस वाला हिस्सा, तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। देखिए जो पश्चिम उत्तर वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ से आक्रमणकारी ज़्यादा आए थे और उन्होंने फिर यहाँ पे शासन किया था। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। तो बीच के अंदर देखिए मौर्य के बाद में बहुत सारे जो है वो राजा आए, लेकिन लंबा शासन नहीं था। शक जो शासक थे उनका शासन लंबा माना गया, लगभग 500 सालों का। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य आया और गुप्त जो शासक थे उन्होंने इनको हराया था। शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। इसके बाद में जो है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हिंद यवन सिक्का, तो ये जो यवन आए थे इन्होंने इस तरह का सिक्का चलाया था। उत्तर और मध्य काल के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग, देखिए मौर्य जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे। पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्णों, देखिए मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, उनके अंदर ये जो लास्ट थे, इनके अंतिम जो सेनापति थे ना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके और खुद जो है उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। शुंगों के बाद कर्णों तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक कि लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। देखिए 1700 वर्ष पूर्व हुई थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना, और अभी जैसे 2000 चल रहा है, ठीक है, 2020 चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना ईसा के ये हमारा ईसा से 2000 साल बाद की बात है, और ये ईसा से लगभग 300 साल बाद की। तो और इनसे 300 साल पहले, ईसा से 300 साल पहले देखिए मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य शासन था, वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, ठीक है। 3री सदी ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा से पूर्व है, ठीक है। उसके बाद में 0 माना जाता है जहाँ से ईसा का जन्म हुआ था, और उसके बाद वाले जो भी डेट्स हैं वो ईसवी के अंदर चलती है, ठीक है। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। कुषाणकालीन सिक्का है। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित था। ये देखिए कुषाण जो थे उनका सिक्का। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोल, चैर और पांड्य ने शासन किया। तो दक्षिण भारत के जो ये प्रमुख शासक हुए थे। लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इसके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों, पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी
हो रहे थे, जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें कृषि का प्रसार, नए नगरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, ठीक है, उपमहाद्वीप के अंदर मतलब समुद्री रास्ते, और जमीन के रास्ते भी खोजे। वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया, मानचित्र के अंदर देखना है कि समुद्री रास्ते भी खुले। तो दोनों तरफ से देखिए, समुद्री रास्ते से भी व्यापार करना शुरू किया और अंदर के जो स्थलीय मार्ग हैं उनकी भी खोज की। मंदिर, स्तूपों और अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखिए, ये जो हुआ था, मंदिरों का निर्माण सबसे पहले जो है गुप्त काल में शुरू हुआ था, ठीक है। मंदिर जो है वो गुप्त काल में बनाने शुरू हुए थे। स्तूप, अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई और वैज्ञानिक खोजें। तो वैज्ञानिक जो खोजें हैं वो भी सारी ज़्यादातर जो है वो गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल के अंदर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। वरामिर, आर्यभट्ट, कालिदास, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। शक सिक्का और सातवाहन सिक्का, तो ये जो बीच के जो भी साम्राज्य हुए थे, इन्होंने अपने अपने सिक्के जारी करवाए थे, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।